और आज की सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड। वो इंचअप कर गया है। हमने कल छोड़ा था क्लोजिंग पे 91.4 पे। वैसे एक समय सुबह सुबह तो 95 प्लस पे ट्रेड कर रहा था। अब वो थोड़ा सा कूल ऑफ होकर 94 से 95 के ब्रैकेट में ही कामकाज कर रहा है। अच्छा, एक बात आपने रियलाइज की, इतना सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसके बावजूद क्रूड में वो मीनिंगफुल उछाल नहीं आ रहा है। आइए दिखाता हूं आपको। पिछले कई दिनों का क्रूड का चार्ट है ये आपकी स्क्रीन पे। ये सब इश्यूज से पहले कच्चा तेल वो 60 टू 70 डॉलर्स के ब्रैकेट पे आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आता था। उसके बाद जब फ्लेयर हुआ था तो अप्रैल में अचानक उछाल आया था। 120 डॉलर के आसपास क्रूड के भाव जाते हुए नजर आए थे, पर उसके बाद से वो वापस कूल ऑफ होकर अब 95 डॉलर्स के इर्द गिर्द ही कच्चा तेल कामकाज कर रहा है। जबकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस 100 दिनों से ज्यादा लंबा खिंचा चले आ रहा है। रीसेंट हिस्ट्री में लार्जेस्ट सप्लाई शॉक है, इसकी बात हम लोग बार बार करते हैं। उसके बावजूद क्रूड में कोई मैसिव मूव्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हम लोग चर्चा करते हैं ना, ये हेडलाइन ग्रैब करती है, इमीडिएट नी जर्क इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलता है, पर क्रूड के मार्केट्स एक्चुअली अपने स्ट्रक्चरल मूव्स पे डिपेंडेंट होते हैं, डिमांड सप्लाई के सिनेरियो पे डिपेंडेंट होते हैं। ये वॉर से पहले जब मैंने कहा था ना, वो 60, 65, 70 डॉलर पे कच्चा तेल ट्रेड करता था, उस समय ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन की तरफ थी, सरप्लस था मार्केट में, इसीलिए क्रूड एकदम ठंडा पड़ा रहता था, आपको याद होगा। फिर इस बीच हुआ क्या, कंसर्न जब माउंट हुए तो मैसिव सप्लाई बफर्स थे नॉन ओपेक की तरफ से, अमेरिकास की तरफ से। अमेरिकास से मेरा मतलब है यूएस हुआ, गुआना हुआ, ब्राजील हुआ, इनसे बहुत तगड़ी सप्लाई मार्केट्स में आनी शुरू हुई, खास तौर पे अमेरिका से। और जब डिमांड ठंडी थी, इस बीच हुआ क्या, जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस बढ़ने शुरू हुए तो आपने नोटिस करा होगा प्राइसेस बढ़ रहे थे। मैक्रो हेडविंड्स सारी ज्योग्राफीज के लिए, खास तौर पे एशियन कंट्रीज के लिए बढ़ती ही चली गई। उसने और भी कंट्रीज को के कंजम्पशन को रिड्यूस करना शुरू करा, कंपनीज ऑल्टरनेट मींस ढूंढना शुरू करी थी। हमारी भी कंट्री ने ऐसे ही करा, तो इसके चलते डिमांड और कूल ऑफ होनी शुरू हुई। इनफैक्ट ईआईए की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट उन्होंने खुद ही ऑल रिड्यूस कर दिया था, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड के बाद हुआ क्या, सऊदी अरेबिया ने, जैसे वो कहते हैं ना, लॉजिस्टिकल बाईपासेस ढूंढे। सऊदी अरेबिया आज भी 7 मिलियन बैरल्स पर डे रेड सी के जरिए, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करके रेड सी के जरिए ट्रांजैक्शंस करता है। इवन यूएई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स अब गल्फ ऑफ ओमान से रूट करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके। ये सब भी लॉजिस्टिकल बाईपासेस का इस्तेमाल करके सप्लाई बाजार में आ रही है। और एक और चीज, मिलियंस ऑफ बैरल्स इस समय क्रूड आइडल फ्लोट कर रहा है सी में, लार्जली वो रशियन क्रूड है। वो कहते हैं ना, फ्लोटिंग बफर्स है मार्केट में, और ये बाजार जानता है। और एक और चीज है, हम भी और इनफैक्ट इवन क्रूड के मार्केट्स भी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके चल रहे हैं कि एक नियर टर्म डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन इस मामले का होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि वो कि आपने पोल पे तो $150 डाल दिया था, वो तो इतनी कंसर्न्स के बावजूद क्रूड उछल क्यों नहीं रहा है। ये सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं दरअसल। तो सिर्फ हेडलाइन ग्रैब हो रही है, अदरवाइज डिमांड सप्लाई मिसमैच अभी भी चल रहा है। सप्लाई साइड कमजोर है तो डिमांड भी ठंडी पड़ती चली आ रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, जो सबसे बड़ा क्रूड कंज्यूमर है, और वो भी धीमा पड़ता हुआ नजर आया है। तो ये सब डायनामिक्स हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसके चलते कच्चा तेल वो मीनिंगफुल उछाल नहीं दिखा रहा है। इसीलिए रह के खबरें हेडलाइन आती हैं तो 95, 96 पे आज सुबह क्रूड था, फिर कूल ऑफ होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यह है कच्चे तेल की कहानी इस समय की। बच गए हम सब के सब इसीलिए। खैर,